तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एडीओ में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। जी हाँ, हम लोग बात करने जा रहे हैं वीपीओ के लिए और वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी एग्जाम के लिए, जिसके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग देखेंगे 65 MCQ। एक आपके सेट में 65 MCQ ही आने हैं। असल में 100 क्वेश्चन है, जिसमें से 65 क्वेश्चन आपके पंचायत के रखे हैं और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, साथ ही साथ 20 क्वेश्चन आपके यूपीजीएस है। तो इसमें जो ये पोर्शन है पंचायत वाला, ये असल में थोड़ा ऐसा पोर्शन है सभी के लिए नया। तो इसीलिए इसके लिए हम लोग आपके लिए एक सीरीज ला रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे 65 MCQ डेली एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर। जी हाँ, तो चलिए मुहिम को शुरू करते हैं। मैं आपको इस चीज़ की जानकारी और दे दूं, ये थोड़ा सा रैपिड फायर वाला है, क्योंकि 2-4 यूट्यूब चैनल हैं जो अच्छे से इसे पढ़ा भी रहे हैं, समझा रहे हैं। तो थोड़ा समय को बचाते हुए, ये थोड़ा वीडियो में ये बातचीत थोड़ी लंबी हो सकती है, समय को थोड़ा सा बचाने के लिए हम लोग सिर्फ रैपिड फायर के रूप में देखेंगे। मतलब क्वेश्चन आएगा, आंसर लगाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे, डिटेलिंग नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि ये 65 क्वेश्चन लगभग 30 मिनट में हो जाएंगे ऑलमोस्ट। और मैं जानता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप इसे 2 की या 1.5 की स्पीड पर देखेंगे तो घर पर आप इसे बड़े आराम से 15 से 20 मिनट में भी देख पाएंगे। जब आप इसे देखेंगे तो 15 से 20 मिनट में 65 क्वेश्चन, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट क्या है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? जी हाँ, कौन से भाग में किसकी बात कर रहा है? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान की बात कर रहा है। ये कौन से भाग में है? तो ये है हमारे भाग 9 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जी हाँ, किस में है? भाग 9 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? पहली बात, हमारे सिलेबस में नगर पालिका नहीं है, बट एक क्वेश्चन को या 1-2 क्वेश्चन आएगा तो देख लिए हुए चलेंगे। नगर पालिका नहीं है, नगर पंचायत या फिर ग्रामीण पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सब है, नगर पालिका नहीं है। पर फिर भी देखते हैं, यहाँ बात कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो जी कि नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रावधान है भाग 9 का में है। याद रखेंगे किस में है? 9 क में है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, प्रश्न की बात है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो याद रखना ये भाग 4 में कही गई है। किसकी बात? किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात को कहा गया है। सीधे सीधे याद रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, टाइम मिलेगा तो, वरना इसकी पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? जी हाँ, कौन सा अनुच्छेद? तो बच्चा जानता है, आर्टिकल 40। हम नॉर्मल लाइफ में भी पढ़ते हैं जब किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आर्टिकल 40 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? भारतीय संविधान की 11वीं बात कर रहा है, 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो बताइए क्या सम्मिलित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सम्मिलित है, पंचायतों का कार्यक्रम, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य? तो हम जानते हैं क्या सम्मिलित है? पंचायतों के कार्यक्रम इसमें सम्मिलित हैं। जी हाँ, किसके कार्यक्रम? पंचायतों के कार्यक्रम इसमें सम्मिलित हैं। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीकरण पर या सत्ता के विकेंद्रीकरण पर? तो हम जानते हैं बड़े अच्छे से कि जो प्रणाली डिपेंड है ये विकेंद्रीकरण पर है, और वो भी किसका विकेंद्रीकरण? सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फटाफट आप लोग भी कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है ना, और तेजी से देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रदान करता है क्या? पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, या देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव? फटाफट बताइए ये क्या करता है? फटाफट। तो बड़े अच्छे से हम लोग जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन की बात करता है, स्थानीय क्षेत्र पर लोकतांत्रिक प्रशासन की बात करता है। जब ग्राम पंचायत है, ग्राम क्षेत्र है, ग्राम सभा है, तो ये सब किसकी बात हो रही है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन की बात यहाँ पर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछता है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? जो पंचायती राज इसका लक्ष्य क्या है? ये क्या काम करना चाहता है पंचायती राज?
तो ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना चाहता है? नहीं। चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षित करना चाहता है, या ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण? तो बड़े आराम से समझ में आ रहा है कि ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण की यहाँ पर बातचीत हो रही है। जी किसकी बात हो रही है? बड़ी सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए प्रश्न सेम है, बस थोड़ी सी भाषा बदली हुई है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? कि जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। जी हाँ, जनता जो है वह भी विकास में मूल रूप से शामिल हो और अपनी भागीदारी दिखाए, ये सारी चीजें बात यहाँ पर हो रही है। देखिए ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, वैसे भी बता दोगे, नहीं भी पढ़ा होगा तो भी लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 10 बात कर रहा है यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो हम ये सब जानते हैं किससे संबंध है सर? पंचायती राज से संबंधित है। जी हाँ, किससे संबंधित है 73वां संविधान संशोधन? पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है 73वां संविधान संबंधित है, चलिए थोड़ा सा प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा दिया है, कुछ खास इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा और हम जानते हैं किसकी बात हो रही है, ठीक है ना। अब ये भी बात हुई थी 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? पंचायती राज प्रणाली से। वही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न में। प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकारों के अंदर, मौलिक कर्तव्य के अंदर, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर? तो हम जानते हैं किसके अंदर है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर ये बात की गई है। जी हाँ, जी आर्टिकल 40 आपका आता है, ये आपके नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आता है और उसी की यहाँ पर ये बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एंड में, वीडियो के एंड में जरूर बताना आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है ना, क्योंकि यही चीज़ जरूरी है कि आपको ये पता रहे कि स्कोर कितना आप कर पा रहे हैं। 65 में से सिर्फ पंचायत तक की बात करें तो पंचायत में कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है ना। तो एंड में जरूर बताना कि संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? तो हम जानते हैं 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ये कार्य किया गया है। जी हाँ, किसके द्वारा किया गया है? 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? जी हाँ, किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो याद रखना 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यह आपसे पूछ रहा है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जी हाँ, कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो 29 कार्य आपको सौंपे गए हैं, 29 विषय आपको दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? तो हम लोग जानते हैं कितने हैं, बड़े आराम से हमें मालूम है कितने पद आरक्षित हैं महिलाओं के लिए। तो बहुत अच्छे से पता है 1/3 पद। कितने पद? 1/3 पद आरक्षित हैं, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरित की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, पुरुष वर्ग या महिला वर्ग? बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या होगा, जब भी इसकी बात होगी ना तो बच्चे के मन में आएगा कि क्यों ना कृषक वर्ग इसका आंसर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर होगा महिला वर्ग। जी हाँ, क्या आंसर होगा? सही आंसर महिला वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। जो 73वां संविधान संशोधन है उसकी विशेषता इनमें से क्या नहीं है? ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। तो ये नहीं है, महिलाओं को 2/3 आरक्षण नहीं है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण है। कितना है? 1/3 आरक्षण है। तो यही बात एक गलत है, लगा विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता नहीं, ये तीन तो विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्रश्न नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 19, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस
तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, बाकी सब अप्रत्यक्ष, गुप्त मतदान, खुला मतदान। तो सब हट जाइए पहले इनसे। बसता है कि कैसे का प्रावधान किया गया है? प्रावधान किया गया है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो देखिए ये प्रावधान सिर्फ और सिर्फ एक जगह में देखने के लिए आपको मौलिक रूप से मिलता है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। जी हाँ। चक्रानुक्रम का मतलब होता है, थोड़ा सा देख ही लीजिए, कि पहले 5 वर्ष के लिए एससी की सीट होगी, अगले 5 वर्ष के लिए मान लो ओबीसी की सीट होगी, ओबीसी, अगले 5 वर्ष के लिए मान लेते हैं एसटी की सीट, ठीक है ना। इस प्रकार से 5-5 वर्ष का चक्र के अनुसार चलता रहेगा। फिर इसी प्रकार से जनरल का आएगा, ठीक है ना, महिलाओं का आएगा, ये सब इसी प्रकार से चलता रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? देखिए जब विघटन हो जाए तो उसके बाद जो चुनाव होगा दोबारा सरकार गिर जाए, सरकार का मतलब है ग्राम पंचायत वाले की बात हो रही है, बड़ी सरकार की बात नहीं हो रही है। तो 6 माह के अंदर आपके इलेक्शन होने फिर से जरूरी है, 6 माह के अंदर फिर से प्रधान को चुना जाएगा, ठीक है ना। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और सब जानते हैं, इसका आंसर आसान है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है क्या? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय संसद या राज्य विधानसभा। पूछ रहा है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए, जी हाँ, निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी है? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, फटाफट बताइए कौन उत्तरदायी होगा, फटाफट कौन उत्तरदायी होगा? पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायित्व होगा? तो बड़ा सीधा आंसर है कि इसके लिए उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, कौन उत्तरदायित्व होगा? इसका उत्तरदायी होगा राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? तो सब जानते हैं, बड़ा आसान सा प्रश्न है ना। 5 वर्ष का कार्यकाल रखा गया है। नेक्स्ट बात हो रही है, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी, सिद्धराज जंडा, राजीव गांधी, उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर एकदम एक झट नजर में अगर आप आंसर लगाएंगे तो महात्मा गांधी आप आंसर लगा सकते हैं, लेकिन आंसर है उपयुक्त तीनों, क्योंकि तीनों ही इसके समर्थक थे। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व कौन थे? अधिक कौन इसके समर्थक में थे? तो जो सबसे ज्यादा थे वो थे राजीव गांधी जी। कौन थे? राजीव गांधी जी थे इसके समर्थक में सबसे ज्यादा। जी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। और 26 आपसे पूछा है भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में। तो हम जानते हैं कहाँ पंचायती राज संस्थाओं में स्थान आरक्षित है। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से हुआ था? 73वां संविधान संशोधन किस तिथि से हुआ था? बड़ा ही आसान है, फटाफट आंसर देंगे। किस तिथि से हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 से। किससे हुआ था? 24 अप्रैल 1993 से हुआ था। जी हाँ, कब से हुआ था? 24 अप्रैल 1993 से। नेक्स्ट सेम प्रश्न है, बस थोड़ा घुमा दिया। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। जी हाँ, तो आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? एक बढ़िया प्रश्न है और ये गलत करना बड़ा आसान सा बन जाता है, 1 सेकंड में गलत हो जाता है, कुछ नहीं है। फटाफट आंसर बताइए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो याद रखना यह निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा। जी हाँ, किसके द्वारा लिया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? भारत में पंचायती राज का प्रारंभ हम जानते हैं 1959, क्योंकि इससे पहले बलवंत राय समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। 1957 की बात है वो। फिलहाल आंसर है 1959 में इस चीज को शुरू कर दिया गया था। जी हाँ, कब? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। ये पूछ रहा है पंचायती राज प्रथम
प्रवर्तित किया गया था? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो सब जानते हैं राजस्थान के नरोरा से शुरू किया गया था। राजस्थान सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? अभी भी बातचीत हुई थी 1959 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। जी हाँ, कब कर दी गई थी? 1959 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। 1959 इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई। तो सबसे पहले कहाँ अपनाई गई? राजस्थान में, और दूसरे स्थान पर अपनाई गई आंध्र प्रदेश में। अब देखिए राजस्थान सबको रटा हुआ है, ठीक है, राजस्थान सबको रटा हुआ है, और प्रश्न कभी भी ये बन सकता है कि राजस्थान के बाद इस प्रणाली को कहाँ पर अपनाया गया? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर क्या आता है इसमें? आंध्र प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ आरंभ की गई? आंध्र प्रदेश में। अभी भी बातचीत हो चुकी 2-3 बार इस पर, है ना, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 35, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? तो हम जानते हैं नरोरा बोल दिया था मैंने गलती से। नागौर जिला है कहाँ? राजस्थान में। कहाँ है? नागौर जिला है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट नरोरा वो पावर प्लांट उत्तर प्रदेश है ना, परमाणु। देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? बढ़िया प्रश्न है ये, एक बढ़िया और उम्दा प्रश्न है ये। प्रश्न अच्छा है और गलत होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की यहाँ पर बात हो रही है। तो याद रखना ये शुरू किया 1952 में। जी हाँ, कब शुरू किया गया था? 1952 में। डेट याद रखना। जी हाँ, और 1952 कौन सा है? 2 अक्टूबर में है। 2 अक्टूबर 1952 को ये ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कौन से कार्यक्रम की बात कर रहा है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी या सिंचाई। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। जी हाँ, क्या है? लोक भागीदारी, मतलब सभी लोग की भागीदारी। लोग नहीं होगा, लोग ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 37, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी कब? तो अभी भी हमने पढ़ा था 2 अक्टूबर 1952। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है। सामुदायिक विकास की असफलता का कारण क्या है? धन की कमी, सरकारी कर्मचारी पर निर्भरता, गुटबाजी या फिर अशिक्षा। तो सही आंसर होगा सर अशिक्षा, इसका मेन कारण था इसकी असफलता। क्वेश्चन नंबर 40, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है सरकारीय आयोग प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन, बलवंत राय मेहता। जी सब जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति का जो योगदान इस क्षेत्र में रहा वह अतुल्य है। अगला आंसर या अगला प्रश्न कहेंगे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था किसने? सब जानते हैं। जी हाँ, किसने दिया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सुझाव था वह किसने दिया था? फटाफट बताइए। जी हाँ, किसने दिया था? 2 आदमियों के नाम आएंगे, एक महात्मा गांधी का नाम आपके सामने आएगा और एक आएगा बलवंत राय मेहता। लेकिन याद रखना जहां पर जो विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था मौलिक रूप से वो किसके लिए माना जाएगा? सर बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति। तो देखिए ये सब जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति है। जी हाँ, कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति है। आंसर क्लियर है। 43 की हम बात करते हैं तो ये कह रहा है भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? बड़ी सीधी सी बात है, ये पूछ रहे हैं
कि जिसने इस चीज की सिफारिश की थी पंचायत की, उसका हेड कौन था? तो सीधी सी बात है, बलवंत राय मेहता ही उसका हेड थे, क्योंकि समिति के अधिकतर जो नाम होते हैं ना, वो उसका जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम पर होते हैं। तो बलवंत राय मेहता ये सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछ रहा है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। ये पूछ रहा है आपसे कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, अर्थात 3 इसमें सही है, ठीक है ना, 3 इसमें सही है और कोई एक इसके अंदर गलत है। तो हम बड़े अच्छे से जानते हैं जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 1993 से प्रभावी नहीं हुआ है। यही आपका आंसर है। जी हाँ, कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, तो बाकी चीजें सही हैं, ठीक है ना, बाकी एकदम सही है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये पूछ रहा है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने इसका सुझाव दिया था, वह कितने स्तर पर दिया था? सर 3 स्तर पर, त्रिस्तरीय की बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। जी हाँ, क्या आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बलवंत राय, अगला प्रश्न आपके सामने है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? जी हाँ, बलवंत राय मेहता समिति ने 3 प्रकार के त्रिस्तरीय की बात करी थी। उस त्रिस्तर में किसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो आप लोगों को बताना है, ये दिया था पंचायत समिति को। जी हाँ, बलवंत राय मेहता की समिति जी ने जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने की बात कही गई थी, वो किसे बनाने की बात कही गई थी? पंचायत समिति को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए, ऐसा बलवंत राय जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नंबर गलत पड़ गए हैं, चलिए 47 2 बार हो गया है, मतलब नंबर गलत पड़ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन 65 ही होंगे। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? फटाफट बताइए कैसी होती है, इसका क्रम क्या है? सबसे नीचे से ऊपर की तरफ आपको चलना है और आपको क्रम बताना है, नीचे से ऊपर की ओर। तो देखिए समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है ग्राम, फिर आता है ब्लॉक, फिर आता है जिला स्तर, ठीक है ना, और यही हमारी त्रिस्तरीय प्रणाली है, ग्राम, ब्लॉक और जिला। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर बनेगा। जी हाँ, क्या आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है 48, कायदे में 49 पर चलिए। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार संपूर्ण संस्था है। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार संपूर्ण संस्था है ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति, क्योंकि इन्होंने पंचायत समिति को सबसे अधिक बल दिया था, तो सीधी सी बात है पंचायत समिति ही इसका आंसर बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो या आपको लग रहा हो कि इफेक्टिव है और ये काम करेगा आपके लिए, तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर सकते हैं तो कर देना, कोई इशू नहीं है, नहीं करते हैं तो कोई इशू नहीं है ना। अगला प्रश्न 49 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? जिला परिषद, पंचायत परिषद, ग्राम पंचायत या नगर परिषद? फटाफट बताइए कौन सी नहीं है। तो बच्चा जानता है कि नगर की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है ना, तो आंसर यही होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा है, एकदम सेंस लगा सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था, ये दिया था अशोक मेहता समिति जी ने। जी हाँ, किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। जी हाँ, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर के लिए यहाँ पर बातचीत की थी। किसके लिए? 2 स्तर के लिए बातचीत की थी इसने अशोक मेहता समिति जी ने। जी हाँ, अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये समिति ने दिया था अशोक मेहता समिति। देखिए समितियां आपको बहुत पढ़ाई गई होंगी, पढ़ी भी होंगी, मैं भी एक क्लास लेने वाला हूँ हाल ही में। लेकिन मैं बता दूं, एग्जाम जो है कोई एकदम ऐसा नहीं बनेगा कि हलवा आप खा जाएं, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए बस याद रखना कि समितियां आपको याद होंगी। मौलिक रूप से हम क्या याद कर लेते हैं कि समिति कब गठित हुई,
कब उसने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके अलावा याद रखना उसने क्या क्या सुझाव दिए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं ये इसी चीज का एक साइन है। तो ये जो सुझाव दिया था कि जितनी पार्टियां हैं वो अपने चुनाव चिन्ह के साथ ही इलेक्शन में, इसमें ग्राम स्तर के इलेक्शन में शामिल हो, तो ये सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति जी ने। ठीक है ना, किसने दिया था? अशोक मेहता समिति जी ने। नेक्स्ट बात कर रहा है 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति का नियुक्त किया? किस समिति को? तो ये भी अशोक मेहता समिति को ही इन्होंने नियुक्त किया था। जी हाँ, किसे किया है? अशोक मेहता समिति को ही नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 53 पूछ रहा है देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? सब जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही आपके यहाँ पंचायती व्यवस्था बनी हुई है। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो हम जानते हैं 1959। बच्चा जानता है इसका आंसर क्या होगा? एक सेकंड में। बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? ये सही आंसर होना चाहिए 1958। जी हाँ, सही आंसर बनेगा 1958। नेक्स्ट अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की थी? देखिए अशोक मेहता ने जो बात की थी वो 2 स्तरीय की बात करी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। जी हाँ, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? जो अशोक मेहता समिति है इसने 2 स्तर की बात करी थी। बलवंत राय मेहता समिति ने आपसे जो बात करी थी त्रिस्तरीय समिति की थी। तो ये पूछ रहा है कि जो 2 बातें की हैं 2 स्तर की, वह स्तर कौन कौन से हैं आपके? तो याद रखना इन्होंने एक मंडल स्तरीय की बात करी है और जिला स्तर की बात करी थी। ठीक है, मंडल, पंचायत और जिला परिषद की बात करी थी किसने? अशोक मेहता समिति ने 1970 में से गठित किया गया था। अगला प्रश्न है अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? तो हम जानते हैं पंचायती राज से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, कुछ रुकना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है और अच्छा भी है प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को, ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ, निम्नलिखित समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड बताइए। तो बच्चा जानता सबसे पहले BR मेहता समिति आई थी, तो आप ये ढूंढ लीजिए कि इसके अंदर 3 कहाँ पर है सबसे पहले। ठीक है, और ऑप्शन नंबर देखिए बड़े आराम से ला सकते हैं। सबसे पहले आई थी BR मेहता समिति, तो सबसे पहले 3 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं मौलिक रूप से। फिर आती है इसके बाद अशोक मेहता समिति, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण समितियां रही। फिर उसके बाद आ जाती है GVK राव समिति और सबसे एंड में इन चारों में आती है LM सिंघवी समिति। तो ऑप्शन जो कोड बनेगा वो 3 4 1 2 बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बहुत अच्छे से मालूम है, अशोक मेहता जी ने की थी। किसने की थी? अशोक मेहता जी ने की थी, ऑप्शन नंबर बी सीधा आंसर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं के निम्नलिखित स्तर पर कौन है, निम्नतर स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर कौन है? तो ग्राम सभा पंचायत, जानते हैं, बड़ा आराम से आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो पंचायत स्तर उच्चतम स्तर पर कौन है? जिला परिषद। आप लोग बड़े आराम से इसका आंसर लगा देंगे, है ना? कौन है? जिला परिषद है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद। तो देखिए ग्राम सभा का रोग आप जानते हैं इसमें काफी बढ़ चढ़ कर रहता है। आंसर क्या लगा देंगे? ग्राम सभा। ये किसकी बात कर रहा है? पंचायती राज की आधारशिला जो मानी जाती है वो ग्राम सभा ही मानी जाती है। इतना सब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्राम सभा क्या है, ये सब जानते होंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर हम सीधे फटाफट आंसर ला रहे हैं। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख, खंड विकास अधिकारी। देखिए यहाँ पर बड़े आराम से आप लोग सोच सकते हैं खंड विकास अधिकारी के बारे में। जी हाँ, किसके बारे में? खंड विकास अधिकारी, पदाधिकारी बल्कि। पंचायत समिति का जो मुख्य निष्पादक होता है वो कौन होता है? खंड विकास पदाधिकारी अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 63 और ये आखिरी है आज का, क्योंकि बीच में 2 क्वेश्चन ऐसे रहे जहां पर नंबर सेम रह गए। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? फटाफट बताइए।
समन्वय एवं पर्यवेक्षण। याद रखना क्या है जिला परिषद का मुख्य कार्य? समन्वय एवं परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। तो ये थे आपके 65 क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आपके ठीक ठाक लगे होंगे। मैं बहुत अच्छे दावा नहीं करता हूँ, पर आपके लिए उपयोगी है। तो इस छोटी सी क्लास को आप हमेशा देखिए, डेली आपको ये क्लास देखने के लिए मिलेगी। जितनी भी वीडियो मैं ला सकता हूँ उतनी भी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि सोर्सेज के थोड़े कम हैं और बहुत सारी किताबें मैंने भी पढ़ी, देखा, पाया, तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन पा रहे हैं। वही क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा है। किताब से, बाजार से किताब खरीदिए, वही क्वेश्चन इधर से उधर घूम रहे हैं बस। किसी में वो क्वेश्चन 5वें नंबर पर है, तो किसी बुक में वो क्वेश्चन 10वें नंबर पर है, बस इतना है सब वही। ठीक है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बात करेंगे तो 1000 क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, मुश्किल से 1000-1200 क्वेश्चन बनने। और 1000-1200 क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें से 65 क्वेश्चन आ जाएं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, है ना, बड़ा ही आसान बन जाएगा मामला। तो इस तरफ आप ध्यान देंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।